नमस्कार, दोपहर के 1 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, 59 ऐप बैन करने के बाद चीन को भारत सरकार एक और झटका देने की तैयारी में है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सरकार चीन के और भी ऐप्स पर बैन लगा सकती है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, चीन से ही जुड़े कुछ और ऐप्स पर पाबंदी लग सकती है। बताया जा रहा है कि देश के खिलाफ काम करने वाले इन चीनी ऐप्स पर सरकार कार्रवाई करने की तैयारी में है। कल ही सरकार ने चीन के 59 ऐप पर बैन लगाया है और अब कुछ और को लेकर तैयारी है। भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 59 चाइनीज ऐप को बैन कर चीन पर डिजिटल स्ट्राइक कर दिया है। माना जा रहा है कि इससे चीन को बड़ा आर्थिक झटका लगेगा। अकेले टिकटॉक के बैन होने से ही कंपनी को करीब 100 करोड़ रुपए का घाटा लगने का अनुमान जताया जा रहा है। भारत में अभी जितने ऐप डाउनलोड होते हैं उसमें से आधे ऐप्स चीन के हैं। अभी मार्च से मई 2020 के बीच जितने भी ऐप डाउनलोड हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाले चीनी ऐप हैं। टिकटॉक, जूम, हेलो, यू वीडियो और यूसी ब्राउजर। हालांकि बैन होने वाले ऐप में जूम ऐप को शामिल नहीं किया गया है। भारत सरकार ने जिन 59 ऐप्स पर बैन लगाया है उनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है टिकटॉक। भारतीय यूजर्स ने टिकटॉक पर साल 2018 के मुकाबले साल 2019 में 6 गुना ज्यादा समय बिताया। आंकड़ों की माने तो 2019 में भारतीयों ने 5.5 अरब घंटे टिकटॉक चलाया है। टिकटॉक के अलावा शेयरिट, यूसी ब्राउजर, यूसी न्यूज, हेलो, लाइकी, वीचैट, वीगो, कैम स्कैनर, क्लीन मास्टर जैसे ऐप के लिए भारत एक बहुत बड़ा मार्केट था। सरकार के इस फैसले से टिकटॉक स्टार भी खुश हैं। इनका मानना है कि पहले देश है उसके बाद ही कुछ। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि उन्होंने चाइनीज एप्स और उसके साथ टिकटॉक बैन किया है। हाँ, मुझे बुरा लग रहा है बट इट्स ओके। उन्होंने जो भी डिसीजन लिया होगा हमारे अच्छे के लिए लिया होगा और मैं इंडियन गवर्नमेंट के फैसले के साथ हूँ और मेरे कंट्री से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। आई स्टैंड बाय माई कंट्री। और ये जो इंडिया और चाइना के बीच में चल रहा है, चाइना इंडिया को अटैक कर रहा है और इंडिया में चाइना के इतने एप्लीकेशंस और प्रोडक्ट्स हैं, तो हम लोग एक जन नहीं यूज करेगा। लाइक बीच में ऐसा होता है लाइक पीपल वो बॉयकॉटिंग चाइनीज प्रोडक्ट्स और नहीं यूज करे, तो एक दो जन करने से फर्क पड़ता है। बट ये सब चीजों को जड़ से निकालना बहुत जरूरी था और ये हमारे गवर्नमेंट के हाथ में था। तो हमारे गवर्नमेंट ने इसको बैन करके बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि इन 59 ऐप से चीन को कम से कम 1000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होने वाला है। अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। इस बीच आपको बता दें कि टिकटॉक की तरफ से भी बयान सामने आ गया है। भारत सरकार ने 59 ऐप्स को बैन करने का जो फैसला लिया है उस पर देखिए टिकटॉक का क्या कहना है। भारत सरकार ने 59 ऐप्स को बैन करने का फैसला लिया है। हम इस आदेश को मान रहे हैं। इसके लिए हम सरकारी एजेंसियों से मुलाकात करेंगे और अपनी सफाई पेश करेंगे। टिकटॉक भारत के कानून का सम्मान करता है। टिकटॉक ने भारत के लोगों का डेटा चीनी सरकार समेत किसी भी विदेशी सरकार को नहीं भेजा है। अगर हमसे ऐसा करने को कहा भी जाता है फिर भी हम ऐसा नहीं करेंगे। टिकटॉक 14 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है और इस पर लाखों करोड़ों यूजर्स हैं, जिनमें आर्टिस्ट, स्टोरी टेलर, टीचर हैं जो अपनी रोजमर्रा की रोजी रोटी के लिए इस पर निर्भर हैं। मेरे साथ रमन कुमार, मेरे सहयोगी, जुड़ गया हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, एक तो 59 ऐप कल जो कि बैन किए गए, नई तैयारी है, कुछ और ऐप्स को इसमें जोड़ा जा सकता है। ये कौन कौन से ऐप हो सकते हैं, क्या इसको लेकर के कोई जानकारी है? और ये जो समय अंतरिम आदेश, क्योंकि इसे माना जा रहा है कि बातचीत होगी, लगभग ये तय करने में, फाइनल आदेश आने में सरकार का कोई फैसला कितना वक्त ले सकती है सरकार? देखिए, आखिरकार सरकार को निर्णय क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये एक बड़ा निर्णय है और इस ऐप को इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा है और इस ऐप के इस्तेमाल करने के चलते जो भारत के जो निजी ऐप
के उत्पादनकर्ता हैं उनको मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि अभी लगातार ये रिपोर्ट्स आ रही है कि इस फैसले के बाद, सरकार के इस फैसले के बाद कई जो निजी ऐप है जो भारत में जिनका निर्माण हुआ है उसको लोग लाखों की संख्या में फॉलो कर रहे हैं। एक आशंका या कह सकते हैं कि सरकार के पास शिकायत इस बात को लेकर थी कि बहुत सारी जानकारियां इस ऐप के द्वारा मांगी जाती है जो इस्तेमाल करते हैं इस ऐप को, और उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है या हो रहा है, क्योंकि ये चाइनीज ऐप कंपनी है। इसलिए टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने साफ तौर पर इन सभी जो ऐप को बैन किया गया है या अभी कहा गया है कि अंतरिम बैन किया गया है, उनको कहा गया है कि आप अपनी सफाई आकर दें, जो आपके खिलाफ शिकायत है उसके बारे में आप दस्तावेज के साथ यहां पर पेश हों और जो अधिकारी हैं उनको अपनी बात रखें। अगर इसके बाद भी उनके खिलाफ कोई सबूत पाया जाता है तो उस अंतरिम को हमेशा के लिए मान्य किया जाएगा कि हमेशा के लिए वो बैन कर दिया जाएगा ऐप। लेकिन अगर अभी तक, जैसा कि आपने टिकटॉक का स्टेटमेंट सुनाया, अगर कोई ऐप यूज करने वाली कंपनी अगर कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर रही है, निजी जानकारी को साझा नहीं कर रही है चीन के साथ में या दूसरे देशों के साथ में, तो उनको रियायत मिल सकती है। आपने कहा कि और कौन सी ऐसी कंपनी है, क्योंकि एक देखिए कि गलवान घाटी में जो हिंसक झड़प हुई भारत की सेना और चीन की सेना के बीच में, उसके बाद से देश में चीन विरोधी एक माहौल पैदा हो गया कि चीन के सामानों का बहिष्कार। प्रधानमंत्री का जो मन की बात का कार्यक्रम था उसमें भी उन्होंने कहा था कि अब देश के लोगों को अपने देश में जो निर्माण किया जाता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। लोकल और वोकल, लोकल के प्रति आपको ज्यादा वोकल होना है, इसके बारे में इंश्योर करना है, और इसी के तहत सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है और आने वाले समय में कई ऐसे निर्णय और लिए जाएंगे। और बड़ी बात रमन ये भी है, ये समझाना पड़ेगा सरकार को कि जब ऐसी संभावनाएं थी कि डेटा लीक हो रहा है तो फिर आखिर अब जब एक दबाव पड़ा है चीनी सामान को बैन करने को लेकर, तब ये फैसला क्यों? इसके पहले इस पर क्या किया गया? क्या ये निर्णय पहले नहीं किया जा सकता था? अब दबाव में जब ये फैसला हो रहा है, चलिए देखना होगा कि कब तक रिजल्ट सामने आता है आखिरी। बहरहाल शुक्रिया रमन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब चीन की एक और साजिश आपको बता दें जो कि सामने आई है। चीन की संसद ने विवादित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को पास कर दिया है। इसके बाद चीन को लेकर हांगकांग समेत दुनिया भर में जबरदस्त आक्रोश है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों ने कानून का विरोध किया है। कहा जा रहा है कि चीन ने हांगकांग पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए इस कानून को पास किया है। इससे हांगकांग की स्वतंत्रता खतरे में आ जाएगी। कानून पास होने के बाद हांगकांग में अलगाववादी ताकतों, आतंकवाद, तोड़फोड़ और देशद्रोह जैसी गतिविधियों में शामिल लोगों पर आपराधिक धाराएं लगाकर उन्हें सजा दी जा सकेगी। साथ ही लोगों के प्रदर्शन पर रोक होगी। बड़ी बात यह है कि इन सबके बीच पहले से ये जितने बड़े राष्ट्र हैं उनका विरोध था, लेकिन इसके बावजूद चीन की संसद में इससे जुड़ा बिल पास हो गया। इधर भारत और चीन के बीच जारी तनाव पर एक बड़ी खबर आ रही है। लद्दाख के चुशूल में दोनों देशों की सेनाओं के लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बैठक चल रही है। एलएसी पर तनाव कम करने को लेकर दोनों देशों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की ये तीसरी बातचीत है, तीसरी बैठक है। भारत की तरफ से 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह इस बैठक में शामिल हैं, तो चीन की तरफ से तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर इसमें शामिल हैं। इससे पहले 6 और 22 जून को 2 बैठकें हो चुकी हैं। ये चीन के मोल्डो में हुई थी। बताया जा रहा है कि आज की ये बैठक उन मुद्दों पर चर्चा हो रही है इस बैठक में जिन पर 22 जून को दोनों देशों में सहमति बन गई थी। अब उससे एक कदम और आगे बढ़ने की तैयारी है। मनीष कुमार मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनीष, 22 को एक तो किन मुद्दों पर सहमति बनी थी जिससे अब आगे बढ़ने की तैयारी है, क्या इंफॉर्मेशन है इसको लेकर? देखिए आशा, आपको ध्यान होगा कि 22 तारीख को जब बैठक हुई थी तो इसमें यह तय हुआ था कि गलवान घाटी में जो हिंसा हुई उसके बाद दोनों देश तनाव को कम करेंगे एलएसी पर। साथ ही साथ जो है तमाम डी एस्केलेशन की बात हुई थी। तो जाहिर तौर पर उस दिशा में कहां तक दोनों देश आगे बढ़े हैं, लेकिन क्योंकि ये बैठक भारत के पहल पर बुलाई गई है, चुशूल भारत में ये बैठक हो रही है, तो आप देखिए हाल फिलहाल में जब से 22 को बैठक हुई उसके बाद चीन की गतिविधियां पेंगोंग त्सो में, देपसांग में, दौलत बेग ओल्डी में, उस तरफ एलएसी के उस तरफ लगातार गतिविधियां बढ़ गई हैं। उसने सैनिक का जमावड़ा वहां पे खड़ा कर दिया है। तो जाहिर तौर पर क्योंकि भारत ने ये बैठक बुलाई है तो चुशूल में जाहिर तौर पर कोर कमांडर जो है वो इस बात को रखेंगे कि तनाव को एक तरफ खत्म करने की बात हुई थी, लेकिन चीनी सैनिकों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा
तनाव जो है इससे बढ़ेगा जाहिर तौर पर। और ये भी मांग रखी जाएगी कि अप्रैल 2020 जो है उसको उसकी यथास्थिति को कायम करें। आप पैंगोंग त्सो में फिंगर एरिया, आपको पता है कि फिंगर एरिया 4 पे जो है जी जी फिंगर 4 तक चीन वहां पे मौजूद है, जबकि भारत फिंगर 8 तक जो है वहां पे पेट्रोलिंग किया करता था। फिंगर 4 से भारत की सेना जो है फिंगर 8 तक नहीं जा रही, तो वहां पे यथास्थिति को कायम किया जाए। और गलवान घाटी में जो है भले ही चीनी सैनिक पीछे हट गए हैं, लेकिन बाकी जो कन्फ्रंटेशन बाकी दूसरी जगह पे जो शुरू की जा रही है उसका मुद्दा जो है आज भारत के कोर कमांडर चीन के प्रतिनिधि के सामने रखेंगे कि तनाव को कम करना है तो इन जगहों पे भी चीनी सैनिकों को पीछे हटना होगा। शुक्रिया, और आप नजर बना के रखिएगा मनीष, आगे हम आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। अब बात उस खबर की जिस पर आज पूरे देश की निगाहें रहने वाली हैं, ठीक शाम 4 बजे जब प्रधानमंत्री मोदी आज एक बार फिर देश के नाम संबोधन देंगे। पीएमओ की तरफ से ट्वीट कर यह जानकारी दी गई है कि प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 4 बजे देश को संबोधित करेंगे। हालांकि संबोधन किस मुद्दे को लेकर होगा, इसके बारे में ट्वीट में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि पीएम मोदी कोरोना और चीन के साथ चल रहे विवाद के बारे में बात कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ाने पर भी उनका जोर हो सकता है। इसके अलावा क्या चाइनीज ऐप पर बैन लगाने पर बोलेंगे प्रधानमंत्री, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा है युवाओं का एक तबका है जो कि इस ऐप से जुड़ा हुआ था और जो अब अंतिम फैसले के इंतजार में है। या फिर कयास ये भी है कि आम लोगों के लिए कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। ये सवाल अब भी बने हुए हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल में पीएम का देश के नाम ये 6वां संबोधन होगा और अभी खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर ये बात कही है कि देश के लोग शाम 4 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन जरूर सुने। और देखिए कब कब प्रधानमंत्री का देश के नाम संबोधन हुआ, आज 6ठी बार है जब देश के सामने आएंगे। क्या कहते हैं प्रधानमंत्री, अभी सिर्फ कयासबाजी का दौर गर्म है। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है, जनता से अपील की है इससे पहले उन्होंने कि लोग शाम 4 बजे पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन जरूर सुने। लेकिन यहां पर भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि आखिर क्या कहने वाले हैं प्रधानमंत्री। देखिए उनका ट्वीट, मैं अपील करता हूं आप लोग शाम 4 बजे पीएम मोदी जी का राष्ट्र के नाम संबोधन को जरूर सुने। मेरे साथ रमन कुमार हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़ गए हैं। रमन, कुछ खास देख पा रहे हैं आप, क्योंकि प्रधानमंत्री बोलेंगे और कई बार बोल चुके हैं, लेकिन गृह मंत्री जब ये कह रहे हैं कि जरूर सुने तो फिर क्या माने? देखिए, आपने खुद ही कहा कि प्रधानमंत्री इस कोरोना काल में, कोरोना का ये काल चल रहा है, उस दौरान 6 बार उन्होंने देश के नाम अपना संबोधन दिया है। तो सवाल उठता है कि आखिरकार प्रधानमंत्री देश के नाम किन मुद्दों पर देश की जनता को संबोधित कर सकते हैं, क्योंकि मुद्दे कई हैं। और मन की बात का जो कार्यक्रम हुआ था रविवार को, उस कार्यक्रम में उन्होंने भी हर एक मुद्दे का जिक्र किया था, चाहे कोरोना की बात हो या चीन के साथ जो विवाद चल रहा है, जो मतभेद चल रहा है, जो सैनिकों की शहादत की पे एक लोगों में आक्रोश है, या चाइनीज सामान को बैन करने की बात है, या उनको अलग थलग करने की बात है, उस पर तो चर्चा प्राइम मिनिस्टर करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिन स्कीम के तहत इस योजना की घोषणा की गई थी, उसका समय खत्म हो रहा है और इसके लिए जरूरी है कि केंद्र सरकार एक बार फिर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में या सरकार गरीब कल्याण योजना के बारे में देश की जनता को बताए, क्योंकि 21 राज्यों ने अभी तक 21 राज्यों के मुख्यमंत्री ने इसे 3 महीने के लिए और बढ़ाने का अनुरोध किया था प्रधानमंत्री से। और इसलिए आप कह सकते हैं कि आज के प्रधानमंत्री के देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को और 3 महीने बढ़ाने की मांग जिन राज्यों ने की थी, 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, उनकी मांग को मानने का ऐलान प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधन में कर सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये अपने आप में जो फ्री राशन की बात भी कही गई थी, इसके अलावा जो आर्थिक पैकेज वित्त मंत्री ने अनाउंस किया था, दूसरे आर्थिक पैकेज के बारे में भी लगातार बात हो रही है कि दूसरे आर्थिक पैकेज के बारे में भी घोषणा हो सकती है। और इससे पहले आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि वित्त मंत्री कल 4 बजे से एक वक्त भी दिया था उन्होंने, कल से वित्त मंत्री आर्थिक पैकेज का ऐलान करेंगी। इसीलिए आप उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरे आर्थिक पैकेज के बारे में भी प्रधानमंत्री ऐलान कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं वो इसके बारे में डिटेल बताएंगी। जी, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने दी है रमन, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए
तमाम कयासों के बीच एक और मुद्दा जुड़ गया है, गरीब कल्याण योजना, जिसकी अवधि खत्म हो रही है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने मांग की थी इस अवधि को बढ़ाया जाए। यह ऐलान भी आज हो सकता है। शाम 4 बजे गृह मंत्री ने भी अपील की है। देश जरूर सुने इस संबोधन को। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।